जिद्दोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, धोनी का पाँव पकड़े हुए हैं। वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पाँव पकड़ना पड़ेगा। अगर वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को, ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में एक भरपूर खिताब किया और इस खिताब का आगाज़ तो धीमा और कौमी मसाइल पर मबनी था, लेकिन उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि ऑपोजिशन मुनाफिकत की सियासत कर रही है। बकौल उनके ये आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी से बात करनी है तो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से। इन्हें जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं, ये सियासतदानों से बात नहीं करते, पाँव पकड़कर ज़बरदस्ती मदाखलत करवा रहे हैं। 9 मई एहतजाज नहीं, बगावत की कोशिश थी जो नाकाम रही। ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा, इन्हें भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का क्या कसूर है, इस किस्म का वज़ीर आला दिलवा दिया। ये समझते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इन्होंने बनाया, असल में किसी और ने बनाया है। उधर नाज़रीन, वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई में भी शिद्दत आ गई है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक को ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नर एनेक्स से फ़िलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वुज़रा इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अच्छी खबर भी आज सामने आई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर लिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर आज का पहला बड़ा सवाल, बिलावल भुट्टो की पीटीआई पर इल्ज़ामात, क्या ये दुरुस्त हैं? ये इल्ज़ामात कितना वजन है इन इल्ज़ामात में, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वैसे तो कुछ जो कौमी इशूज़ हैं उन पर भी बात की, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारा सवाल भी है, जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की और 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो आपके ख्याल में पीटीआई पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कितना वजन है इनमें? अच्छा, दुआ देखें, पाकिस्तान में तो मफादात की सियासत है, कोई मुल्क का नहीं सोचता। आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पीटीआई पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जो इल्ज़ामात लगाए एज़ फार एज 9 मई के वाक़यात की बात की 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन तजाद यहाँ नज़र आता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुडिशल इंक्वायरी का जो है वो डिमांड किया था। उन्होंने कहा था कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो अगर पीटीआई ने बगावत की है तो फिर जुडिशल इंक्वायरी का क्या सवाल पैदा होता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी, उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत पे ये यकीन नहीं रखती और ये अपने ज़ाती मफादात के लिए तो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती। नो डाउट जो पीटीआई ने जिस तरह से किया, जिस तरह से वो आई इक़्तिदार में, और फिर हमने देखा कि एक हाइब्रिड रिजीम जो हमने सुना थ्रू आउट 3.5 साल जो पीटीआई गवर्नमेंट में रही कि जी वो एक हाइब्रिड रिजीम थी। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि आप ये देखें कि जो फिर पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, जिसका पीपल्स पार्टी जिसका हिस्सा थी, वो पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी वो तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान हाइब्रिड रिजीम से गिर के डिक्टेटोरियल रिजीम में चला गया। तो आपने कौन सी जमहूरियत की खिदमत कर ली? और फिर वही था जिस तरह की कानून साजियां हुई हमने देखा, और जिस तरह से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, किस तरह से आया। अब कह रहे हैं कि जी वो पांव पकड़ रहे हैं। नो डाउट पीटीआई पांव पकड़ रही है, लेकिन इनमें से कौन सी जमात है जिसने पांव नहीं पकड़े एस्टैब्लिशमेंट के? सभी जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास, और सभी को इस बात का अंदाज़ा है और इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना है तो वो ताकत का सरचश्मा यहाँ अवाम नहीं है।
क्योंकि इस इलेक्शन में भी हमने देख लिया कि इस इलेक्शन में जिसको वोट दिए गए, जो सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई, वो तो इक़्तिदार से बाहर बैठी हुई है और बाकी सारी जमातों ने मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बना ली। तो सभी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, वो पीटीआई हो, वो नवाज लीग हो, वो जो है वो पीपल्स पार्टी हो, या वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो। आप ये भी देखें कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक नैरेटिव उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान जो एक नैरेटिव लेके चल रहे थे, वो भी पीटीआई की बात नहीं कर रहे थे, वो भी जर्नैलों की बात कर रहे थे, वो भी सिटिंग जर्नैलों की बात कर रहे थे कि जी मेरा गिला उनसे है। तो बात ये है कि अब ये कह देना पीटीआई पे, जिस तरह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, जिस तरह के इल्जामात लगाए, तो ये अपना भी एक दफा मुहासबा कर लें। हमने ये भी देखा कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वो कली खोल दी, फिर पीएमएलएन के लोगों ने भी वो कली खोल दी कि कहाँ किसके साथ मुलाकातें होती रही और कौन इनको जो है वो पुश कर रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ। तो ये सभी एक ही मफादात की सियासत है, वो पीटीआई की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो मुस्लिम लीग नवाज की हो। इस वक्त देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त इस मुल्क के लिए, अभी रिसेंट आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मुल्क के लिए है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपको पॉलिटिकली स्टेबलाइज करना है मुल्क को, अगर आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सियासी जमातें हैं ना, बैठ जाए आप मिलके, बैठ के आप ये कहें कि हमारे लिए मुल्क अजीज है, हमारे सियासी मफादात जो हैं वो बाद में हैं, तो इस सियासी कशीदगी को, इस सियासी टेम्परेचर को कम करने की जरूरत है, न कि इस तरह के बयानात और इस तरह की इल्जाम तराशियां करके। क्योंकि आप भी जो है, अगर आप दूसरे की तरफ पीटीआई की तरफ उंगली उठा रहे हैं, तो आप भी जो है इस इल्जाम से बरी और जिम्मा नहीं है। हमने देख लिया था रजा रब्बानी साहब ने जिस तरह से पीडीएम की गवर्नमेंट के आखिरी टाइम में जिस तरह से कानून साजी हुई थी, रजा रब्बानी साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने बाहर निकल के आके वो क्या कहते रहे। तो ये है कि सभी एक जैसे हैं, मफादात की सियासत कर आमिर साहब, इसीलिए दोनों पार्लियामेंट से भी बाहर हैं। जी आमिर साहब, सभी एक जैसे हैं, मफादात की ये जंग है, इसमें तो खैर कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इन सब के अपने अपने मफादात हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितने बड़े बड़े इल्जामात उन्होंने बातें की हैं, आपको लगता है कि उनकी बातों में वाकई वजन है? वो कहते हैं ना, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। हर एक की जमहूरियत अपनी अपनी मर्जी की है, अपना इक़्तिदार है तो अपनी जमहूरियत है, अपना इक़्तिदार नहीं है तो नाराज़गी भी है। वो जैसे नवीद साहब कह रहे थे कि जी वो नवाज शरीफ ने बात की और नाम लिए सिटिंग जर्नैलों के। जरदारी साहब ने एक दफ़ा गुस्से में कहा 3 साल तुमने रहना है, हमने सारी उम्र रहना है। वो 3 साल वाले भी जाके जद्दा बैठ गए और यहाँ रियाज बैठ गए और ये आके ऐवान सदर में दोबारा बैठ गए हैं। अब इशू ये है कि मैं इस दुख का मदावा नहीं कर सकता किसी का भी कि पीटीआई इक़्तिदार में मरकज़ी हुकूमत में क्यों नहीं आई। हालांकि इसी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरा जोर लगाया था कि किसी तरीके से पीटीआई इस बात पे राज़ी हो जाए कि वज़ीर आज़म वो बना लें और उनके साथ वो बैठ जाएं। तो वो जो अक्सरियत के दाने इधर से उधर होते रहे और बातें होती रही, तो पीटीआई को चाहिए था कि फिर बना लेती हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाती, बिलावल भुट्टो साहब के दलाइल दूसरी तरफ हो जाते, कोई ऐसा इशू नहीं था। मतलब वो चाहे आप जुडिशल कमीशन की बात कर लें या आज उन्होंने कहा है कि ये बगावत थी और आपको माफ़ी मांगनी होगी, तो माफ़ी का तो अब तक, कल भी मैंने बड़ी वसूख से बात कही थी, आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर आज आप देख लें कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों का माहौल था और 9 मई के ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। आप जो मर्जी ज़मानतें कर लें और बरी करा लें, वो तो आपको भुगतना है। वो माफ़ी आप पब्लिकली करें कि हमने ये कसूर किया, माने और आइंदा के लिए अच्छा बच्चा बनने की बताएंगे। ये सिर्फ अच्छा बच्चा बनने के लिए वो ये नहीं है कि जी बस इक़्तिदार का दरवाज़ा खोल दो तो मैं अच्छा बच्चा हूँ। वो उनको भी पता है, जिन्होंने माफ़ी का DGISPR ने मुतालबा किया है, उन्हें भी पता है कि अगर वो रास्ता खोल दें तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो खान साहब की तमाम असूली वसूली जमहूरियत सारी ख़त्म हो जाएगी अगर उनके लिए वो रास्ता खुल जाए तो। लेकिन वो रास्ता वहीं से खुलवा रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा था तो आप कर लेते, कौन रोकता आपको? हो सकता है आप पंजाब में भी कोई कोशिश कर लेते। वो जो नून लीग की अक्सरियत थी
आप उसको सबूताज कर लेते, क्या मसला था? फिर आइन में कोई तरमीम सुप्रीम कोर्ट से आप करवा लेते, कोई स्टॉप करा लेते, जैसे 63A में आपने करा ली कि जनाब वो आइन को ही रीराइट कर दिया। इशू ये है कि पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, आम आदमी के लिए इस वक्त दुनिया हमारी तरफ देखती है कि हमारी पॉलिसी IMF के लिए क्या है, हम चाइना के साथ कितने मजबूती के साथ खड़े हैं, हमारे साथ गल्फ वाले कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, और हमारी आबादी का जो बम मुसलसल बढ़ रहा है। यहाँ पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि जामियात के अंदर यूनिवर्सिटियों में कितने फ़ीसद मुस्तकिल वाइस चांसलर ही नहीं है, यानी हमारी ना कोई हुकूमत चल रही है, ना आम आदमी के लिए कोई काम हो रहा है, तो तबाही हमारे तरफ आ रही है। हम माजी के ड्रामे अब भी देखते हैं, हम माजी की किताबें भी पढ़ते हैं कि मुसलमान उस वक्त अंडे और मुर्गी पे लड़ रहे थे जब तातारी बगदाद पे हमले कर रहे थे कि पहले अंडा था या मुर्गी थी। तो आज हमारा पाकिस्तान उसकी बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है कि आपका दुश्मन आपको कहता है इनको रोटी की पड़ी हुई है, आपके तालिबान आपको चैलेंज करते हैं, ठीक है जी। ईरान ने किया आप पे हमला, जवाब आपने दे के कुछ अशकशोई कर ली, अच्छा कर लिया, जवाब भी दे दिया, बता दिया, लेकिन आप बताएं कि हम कर क्या रहे हैं? हम किसी एक के साथ पॉलिसी के तहत नहीं खड़े, किसी दूसरे को डिच कर रहे होते हैं। ये हमारा कौमी अलमिया बन गया है। हमारे सियासतदान हो, हमारे इदारे हों, हमारे जो इदारों से मुराद आप अदलिया को देख लें, नीचे से टॉप पे आई खड़ी है इस वक्त, ठीक, और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ जजेस के अपने इशूज नहीं खत्म हो रहे, लेकिन आम आदमी के केसेस सवाल ही नहीं पैदा होता कि लग जाएं। और ये सारे केसेस बड़ों के, आज से नहीं, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, हमेशा से बड़ों के केसेस लगते हैं और आम आदमी जाए भाड़ में। जी अयाज साहब, कितना वजन है आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो? अब मैं असल में आते हुए वो लाना भूल गया, वो क्या वो मशीन, अच्छा, वो जो मशीन नहीं जिसको कहते हैं वो अगर लाता तो मैं इस पे रख के अंदाजा कर, अल्फाज वो मशीन का काम करते हैं कि आप उसमें बैलेंस कर सकें क्या कितना वेटेज है। देखिए आपने मुझे साथ ही वो भटका दिया उससे, मैं वो मशीन का तस्वुर कर रहा था, उस पे रख के इसको तोलने की कोशिश करने लगा था और आपने देखे मुझे भटका दिया। बहरहाल आपका काम ये उछल के कूद जाते हैं। रोला ये है कि जलसे में की गई तकरीर और कौमी असम्बली में या सेनेट में की गई तकरीर को ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। ज़ाहिर है वो जज्बात की एक होती है, फिर जवाब भी देना होता है ना जी। वो जो जिस तरह से PTI वाले कल उनके वालिद साहब के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो ज़ाहिर है बेटे को जवाब तो देना बनता है कि जब आप उनके वालिद की तकरीर को निशाना बना रहे थे तो फिर वो आपको निशाना बनाएंगे। और वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो हुकूमत मिलके बना रहे होते, आज इंटायरली डिफरेंट बात कर रहे होते, आज वो शायद PMLN पे बहुत बुरी तरह बरस रहे होते कि जी इन्होंने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, ये फ़लाँ चीज़ उन्होंने ठीक नहीं की थी, PDM गवर्नमेंट भी इनकी थी और उसमें ही कर दिया था। ये तो चलता रहता है। अब मुझे आज वो राना साहब ने बड़ा अच्छा वो याद दिला दिया कि आज जो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और उससे नतीजा वो निकालने में कामयाब हो गए कि 9 मई की माफ़ी नहीं है। मुझे कामरान टेसोरी साहब का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो फैसले सालों में होने चाहिए वो दिनों में कैसे हो रहे हैं। अब हमारे नज़दीक जो लॉ के स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं, उनके माहिरीन से बात करते हैं, वो तो कह रहे थे कि ये दिनों में होने वाले फैसले थे, ये महीनों कैसे लटक गए, कि बहुत पहले ही जमानतें हो जानी चाहिए थी, इतना टाइम लग गया। लेकिन और फिर वो कोई हवा और फिजा बदलने की बात भी कर रहे थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ बदल रही है हवा और फिजा के जिसको देख के जजों ने अपने फैसले बदलने शुरू कर दिए हैं, वो जमानतें लेना शुरू कर दी हैं। मुझे नहीं मतलब, मैं तो कामरान टेसोरी साहब चूँकि ये बात कर रहे थे और वो बात भी ज़ाहिर है जब वो बात करते हैं तो समझ आती है कि 9 मई की माफ़ी नहीं है। फैसल वापडा साहब जब बात करते हैं तो समझ आती है 9 मई की माफ़ी नहीं है। वो भी जजों पे अटैक कर रहे थे मुसलसल। तो मुझे नहीं समझता कि ये जजों को हवा और फिजा कहाँ से चेंज नज़र आ रही है। इनको किसने कह दिया कि यार फिजा चेंज होगी, हवा चेंज होगी, आप जमानतें भी ले लो, क्योंकि वो जमानतें लेने के बावजूद वो कैदी तो भी अंदर ही रहेगा ना, क्योंकि साइफर और वो इद्दत वाला केस तो भी उनमें तो नहीं मुअत्तल हुई उनकी सजाएं, तो वो भी अभी इनको शायद ये शुबा पड़ गया है या को मतलब ये तशवीश हो गई है कि कहीं वो जमानतें उसमें भी ना हो जाएं और वो कैदी बाहर ना आ जाए। वो लग तो ऐसी रहे जिस तरह से ये बात कर रहे थे। और भी केसेस हैं, बात वो जाहिर है वो जब 9 मई है उससे बड़ा तो केस कोई नहीं है ना, वो फिर केस तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं केसेस कितने हैं, वो तो जाहिर है जब हमने तय कर लिया क्योंकि नहीं आना तो फिर नहीं आना।
मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मतलब जो हालात बने हुए हैं इस वक्त मुल्क के, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अभी हमने आज़ाद कश्मीर के एहतजाज को भुगता है, अभी 2 दिन हुए हैं, उस पर भी ECC की मीटिंग में वो 23 अरब रुपए की मंजूरी होनी है। इसके बावजूद हमें समझ नहीं आ रही कि मतलब हालात कितने ख़राब हो चुके हैं, और मजीद 5 से 7 रुपए जो डालने की बात हो रही है बिजली के बिलों में, जी जी, वो करने की, तो इसका मतलब है कि क्या इतनी सख्त अभी भी हम में मौजूद है कि हम आराम से उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। और ठीक है जी, बाकी जिसने एहतजाज किया उसने अपना हक ले लिया, हम चूंकि एहतजाज नहीं कर सकते, इसी तरह बैठ के एहतजाज कर सकते हैं। आप जरा चीजें देखें तो सही अपने आसपास क्या हो रही हैं कि चाबहार पे मुआहदा कर लिया इंडिया और ईरान ने बंदरगाह पे, और उस पे अमेरिका को जवाब भी दे दिया उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, जयशंकर ने, कि ये बातें ना करो, ये जो पाबंदियों वाली बात कर रहे हो तुम। मतलब हालात एक तरफ ये हैं, और आपकी हालत ये थी कि आप ईरानी प्रेसिडेंट को यहाँ बुलवा के उसके बाद चुपते फिर रहे थे कि हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्यों बुला लिया हमने। तो खुदारा अगर आप इसके बावजूद ये सारी पॉलिसी सिंगल ट्रैक पे चलनी है जी, तो फिर आपकी मर्जी है, मैं तो इस पे कुछ कह नहीं सकता, मेरी इतनी जरूरत है ना औकात। जी फैसल साहब, जब हम फॉर्म 47 की बात करते हैं ना, तो ये जरदारी साहब को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, उसमें हम पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं करते, और ऐसा लगता है कि सारी फॉर्म 47 की मैनेजमेंट सिर्फ नून लीग और MQM के लिए हुई थी। ऐसा नहीं है, फॉर्म 47 की बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी भी है। ये जो कहना है ना कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन था हुकूमत बनाने का, पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ही नहीं था। किसी भी फॉर्म 47 के बेनिफिशरी के पास अपने तौर पे फैसले करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये एक ज़मीनी हकीकत है, अब आप तस्लीम करें इसको नहीं करें, ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके पास है। लेकिन आमिर साहब का ये कहना बिल्कुल सही है कि ऐवान के अंदर जो है आम आदमी की जो है ना, उसके लिए हमें आवाज़ सुनने को ही नहीं मिलती कि कोई वहाँ आम आदमी की जो बात कर रहा हो। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में जो है ना अपने जो है जुस्से से और अपने कद से बड़ा जो है ना वो हिस्सा ले लिया है। जितना इक़्तिदार में उसको हिस्सा दे दिया गया, इतना फॉर्म 47 की बेनिफिशरी सिर्फ नून लीग तो नहीं थी, सिर्फ नून लीग ही जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो ब्लैकमेल क्यों हुई, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ब्लैकमेल हुई? या इन्होंने पत्ते अच्छे खेले, या नून लीग पत्ते अच्छे नहीं खेल पाई, या इनके ताल्लुकात अच्छे थे उनके अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने से ज़्यादा हिस्सा ले लिया। अब हिस्सा लेने के बाद तो खाली इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अब कुछ दिनों के बाद ये वफाकी काबीना का भी जो है वो हिस्सा बन जाएंगे, वहाँ के भी जो है मज़े लेंगे। आम आदमी की बात जो है वो ऐवान में कोई करने को तैयार नहीं है। जो आम आदमी के मसाइल हैं इस वक्त, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, इस मुल्क के अंदर कितनी बदतरीन सूरत हाल है, जो तबकाती तफरीक है वो कितनी बेरहम और सफाकाना हो चुकी है। इस वक्त मुझे पंजाब का नहीं पता कि वहाँ मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और सूबों में सिंध के अंदर जो है इस वक्त मैट्रिक के इम्तिहान चल रहे हैं, और O लेवल और A लेवल के इम्तिहान भी चल रहे हैं। अब आप इस मुल्क में तबकाती तफरीक देखें कि ओ लेवल के जो इम्तिहान हो रहे हैं उसके इम्तिहानी मराकज़ के लिए लाजिम है जो O लेवल की जो उसकी जो पॉलिसी है ब्रिटिश काउंसिल की कैम्ब्रिज सिस्टम की, कि वो जगह जो है वो एयर कंडीशन होगी, वहाँ लाइट चले जाने के सूरत में मुतबादिल इंतजाम होंगे जनरेटर के जी। आपको वहाँ मिनरल वाटर फराहम करना होगा, वहाँ डॉक्टर मौजूद होगा, वहाँ तिब्बी सहूलियात जो है, हंगामी तिब्बी सहूलियात जो है वो मौजूद होंगी, और इसके अलावा कई सहूलियात है। ये है O लेवल के बच्चों के इम्तिहानी मराकज़ की हालत कि एयर कंडीशन के बगैर उन्हें इम्तिहान नहीं देना। दूसरी तरफ इसी शहर के अंदर मैट्रिक सिस्टम के तहत बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। यकीन करें, जो तस्वीरें जो वीडियो आ रही हैं आप लोग भी देख रहे होंगे, ना लाइट है, ना पंखा है, ना पानी है, ना वॉशरूम है। ये खुदा की पन्ना, मतलब मैट्रिक एक ऐसी चीज है जहाँ इंसान के मुस्तकबिल का फैसला होता है, सही कि उसने आगे चल के क्या करना है।
आप उस जिस हालत में उस बच्चे से आप इम्तिहान दिला रहे हैं, उससे आप क्या तवक्का करेंगे वो किस मेयार का इम्तिहान देगा? फिर इन्हीं इमारतों में वो पड़ा है, ना लाइट होती है, ना पंखा होता है, ना पानी होती है, ना वॉशरूम होते हैं, और एक तरफ जो है वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जो है बच्चे जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं। जी जी। ये जो आपस में नफरतें पैदा होंगी, नफरतों को भी चले आप लानत भेजें, ये जो काबिलियत का फर्क पैदा होगा, ये तबकात, क्योंकि वहाँ तो फीसिस भी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा देते हैं। ये और पर्चा भी रोज लीक हो जाता है। हाँ जी, पर्चा भी लीक हो जाता है। वो फैसिलिटीज की बात है ना सर, जितना पैसा आपके पास है। ये जो नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है ना। ये जो फर्क पेश किया जाता है ना फीसों का, कि वहाँ इतनी फीस ली जाती है, आप ये तो निकालें ना सिंध गवर्नमेंट की, आप उसकी इम्तिहानी फीस को क्यों देखते हैं कि जो बच्चे से आप वसूल कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देखते कि उस सिस्टम के ऊपर सरकार का कितने अरब रुपए जो है वो साल के लगते हैं? और ये 15 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कितने खरब, कितने हजार अरब रुपए जो है वो जो है। फैसल भाई एक मिनट थोड़ी सी बात, ये ओ लेवल की कहानी जो आप कर रहे हैं उसमें सरकार का कोई पैसा नहीं है, पेरेंट्स खुद भरते हैं और चॉइस पे है। आप ना पढ़ाए, हमने भी मैट्रिक के इम्तिहान दिए, इसी तरह के इम्तिहान, तो इसको मिक्स ना करें, इसको एक मिनट इस तरह मिक्स ना करें जैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट कल दे दिया आपने आजाद कश्मीर पे। आजाद कश्मीर पन बिजली पैदा करता है, केपी पन बिजली पैदा करता है, तो उस पर वो मुतालबा करते हैं। तो थोड़ा सा ना हकायक को इस तरह ना जोड़ दिया करें भाई। जी फैसल भाई आप एक तो सुनते नहीं है, आपको लेट मैसेज मिला वो आपने पढ़ के सुना दिया, और भाई कल का मैसेज आज मिला, आज पढ़ के सुना दिया आपने। अरे भाई मैं अपने बच्चों की फीसें देता हूँ, मैं आपकी तरह लोगों से मांग के नहीं लाता कि यहाँ बैठ के 4 दिन पुराना ट्वीट पढ़ दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेशनल बात करनी चाहिए और ठीक बात करनी चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। चले आमिर साहब बात मुकम्मल करें, फैसला फिर गलत बयानी सुन तो ले, एक सेकंड, गलत, क्योंकि इनको गलत बात समझाओ कि अंट शंट मार रहे हैं तो हमारी तरफ आ जाते हैं। आप जरा आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई बात किस तरह करनी है। आप गलत बात मत करें, आप स्टेटमेंट देते हैं, आप देखें ए लेवल और ओ लेवल की फीसें सिर्फ माँ बाप भरते हैं, सरकार 1 रुपया नहीं भरती उसमें। नहीं, वो जो आपके मुरब्बी इमरान खान थे ना, जो एक निजाम तालीम लाना था, एक दिन के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने पूरे 3.5 साल में। 11वां साल चल रहा है केपी में, उस निजाम तालीम के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन बातों को ठीक करना चाहिए। समझ में आया जी फैसल साहब, आप नहीं, इन्होंने एक मिसाल दी ओ लेवल वालों की, दूसरी मिसाल दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की। गलत बात को उसके साथ मुमासलत ना करें ना, या तो गवर्नमेंट ये फैसले करे कि हमने दोहरा निजाम तालीम नहीं चलने देना, फिर बात ठीक है। फैसल साहब क्विकली, ये चॉइस पे है, माँ बाप ना पढ़ाएं या पढ़ा लें। जी फैसल साहब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी की अगर अकल पे पर्दा पड़ जाए ना तो आप उससे बहस नहीं कर सकते। ये एक जमीन किसी की अकल पे, हाँ मुझे तो पता है ना भाई कि 4-4 दिन पुराने ट्वीट पढ़ोगे प्रोग्राम में बैठ के, तो क्या करें? आप सुन रहा हूँ, फ्रेश बात करें। 10 साल पुराना पढ़ूंगा, आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? लिखा हुआ व्हाट्सएप नहीं पढ़ूंगा भाई, मुझे है ना कि आप यहाँ कोई बात करने आए हैं तो कोई कहीं करे ना, अब हो ही ना तकलीफ भाई। मैं लेकिन अपना मुकम्मल कर ले, मैं फिर जी बोलने देना। कहीं से कल आया था, कल कहने की हिदायत मिली थी, ड्यूटी कल बोलने की लगी थी, कल नहीं बोल सके, ड्यूटी आते था। चले आपको मैं दे रही हूँ मौका, बोले जी फैसल साहब। देखें, जब आप मुझ पे पर्सनल होंगे ना, मैं आपके हकायक जो गलत है उनको ठीक करूंगा, आप पे पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। चलिए आमिर साहब आप करें बात करने देना, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो चुप बैठा था, ये फिर मेरी तरफ आ गए। मैंने अपनी बात करें ना, मेरा नाम लेके क्यों बात करते हैं? फैसल साहब, अरे मेरे बात में आप बोल रहे तो मैं आप ही को जवाब दूंगा ना, किसी और को तो नहीं। आप मेरी बात में बोलते हैं, मैंने कभी नहीं इनकार किया। आप मेरी बात में बोलते हैं, मैंने कभी मना ही नहीं किया, आप जब मर्जी बोले। मुझे इस वक्त मिर्चें क्यों लगी हुई हैं? भी देते हैं कि मेरे तो लगी भी नहीं भाई, मैं तो नॉर्मल हूँ, गुस्से में आप छत से जा जाके लग रहे हो। आप भूल गए, बात कर लो यार, मैं तो चुप बैठा हूँ। आप बात करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करें जी। मैं ला रहा नहीं कि आमिर साहब को गुस्सा पता नहीं किस बात पे गुस्सा, किस बात पे आप अपना पॉइंट किसी और बात पे गुस्सा था जी। अच्छा जी, मैं आपसे ये जो मैं बात कर तबकाती तफरीक की, जी जी, मैं इसकी थोड़ी बोल रहा था कि ओ लेवल वालों की फीस सरकारी, ये तबकाती तफरीक है ना कि एक बच्चा जो एयर कंडीशन कमरे में इम्तिहान दे रहा है और एक बच्चा जो है वो ऐसे हालत में इम्तिहान दे रहा है कि जहाँ पे जो है वो
ना लाइट है ना बिजली है, तो इससे जो तबकाती तफरीक पैदा हो रही है ना, जी जी बिल्कुल, ये माशरे के अंदर जो है ना एक नासुर, ये लता आमिर भाई बिलाजी में जज्बाती हो गए, गुस्सा हो गया, चले मेरे ख्याल कहीं और से डांट पड़ी है। जी इलियास साहब अब ये बहरहाल हुकूमत बात तो आगे कर लेते हैं, तालीम के निज़ाम को बेहतर करना एट एनी कॉस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सेहत और तालीम का निज़ाम बहुत बुरा है। बुनियादी सवाल बिलावल भुट्टो के इल्जामात पीटीआई पर। जी इलियास साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो इल्जामात वगैरह लगा रहे हैं, वो जाहिर है उनको तो कोई ना कोई, जब इनको जब देख लें आप इलेक्शन की कैंपेन से लेके अब इधर तक जब इनको महसूस होता है कि पीटीआई को कोई रिलीफ मिल रहा है या कोई ऐसा हो, तो फ़ौरन इनका एक शक चले जाता है कि शायद इनके साथ डील हो रही है, कुछ इस तरह की बात देखें, एकदम अफवाहें उड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर ये इस पर अपना जज्बात का करना दिखाते हैं किस तरह। तो जाहिर है इन दोनों सियासी जमातों की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर दूसरी जमातों की, इनकी बका इसी में है कि पीटीआई को जितना दबा के रखेंगे उसी सूरत में ये करेंगे, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने जीत के आपस में मुश्तरका तौर पर सारे मिल के एक कौमी गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन अब ये इनको यही डर लगा रहता है कि यहाँ डील ना हो और इनकी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा वैसा मसला ना हो। तो ये तभी तो ये सारे देखते रहते हैं कि जैसे आज केस में एक में इनको जमानत हुई है, तो दीगर केस अभी पड़े हुए हैं, इनको फिक्र नहीं करनी चाहिए। इनको तो अब तो इतनी बड़ी हो गई कि डीजी ISPR ने कहा कि कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ऐसी माफ़ी भी मांगते हैं तो जी अगर कुछ करना है तो पॉलिटिकल सिस्टम के तहत वो आए। तो ये जब इतनी बात हो गई तो इनको अब यकीन कर लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब भी अगर होगा तो उनको पता चल जाएगा, लेकिन ज़रा बहरहाल ये मोहतात हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने माजी के तजर्बात से इस तरह की, क्योंकि ये एक दूसरे पर भी एतबार नहीं करते, एक दूसरी सियासी जमात पर भी नहीं एतबार करते, अगरचे एक गवर्नमेंट में हैं लेकिन ये एतबार नहीं करते, लेकिन ये चाहते हैं कि जितना दबा के रखेंगे उतना ज़्यादा। ज़ाहिर है इनके टारगेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में भी आना है, तो इस तरह जितना ये अवाम में जाएंगे, पॉलिटिकली ऐसे बयान देंगे तो उतना ही इनका ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। जाहिर है इन लोगों की ऐसी बात नहीं, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत चलना पड़ेगा सबको। अगर वो अदलिया में जाते हैं उनको रिलीफ मिलता है, अभी कई केसेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जाके देखेंगे सूरत हाल, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये वक्ती तौर पर ऐसे ही शुरू हो जाते हैं और कि जी ये हो गया वो हो गया। सही बात है, आपका तजिया सुन के ना सुकून आ जाता है कि ये ऐसी बातें हैं, कोई वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल हमारा होगा, क्या मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अवामी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकते हैं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत से मुस्तफ़ी होने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके हैं और इस वक्त जो हुकूमत है मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी। ये असम्बली भी इंतहाई कमज़ोर है, कौम नहीं उठेगी और वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेगी, तो मुसलसल गुलामी की तरफ जा रहे हैं। मौलाना साहब ने यह भी कहा कि मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को अच्छे ओहदे मिल गए और इंजॉय करते रहेंगे। PTI के साथ गुफ्तगू चल रही है, किस तरह आपस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक अवामी लिहाज से कितनी ताकतवर होगी, इस पर हम बात करते हैं, और इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो जाती है तो फिर हुकूमत के लिए कितने मसाइल होंगे। ऐसा सब आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आज मैं मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अवामी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकते हैं कि गवर्नमेंट पर यह प्रेशर पड़े, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए हुकूमत को? मौलाना प्रेशर तो बना रहे हैं, जाहिर है वो 2 बड़े जलसे भी उन्होंने कर लिए, उसके बाद वो अब चूँकि बार बार वो PTI का भी हवाला दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी दोनों में, लेकिन जाहिर है जब गोल एक हो तो फिर इकट्ठे होने में भी हर्ज नहीं होता। अब मौलाना बात कर रहे हैं फ्रेश इलेक्शंस की, जाहिर है वो एक मजहबी जमात के सरबराह हैं, एक तरफ जमात इस्लामी है, उनके सरबराह डिफरेंट बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क नई इलेक्शन का मुताहम्मल नहीं हो सकता, उनका मुतालबा फॉर्म 47 और PTI का मुतालबा भी, PTI भी फ्रेश इलेक्शंस की बात नहीं कर रही, जी। वो दोनों ये बात कर रहे हैं कि फॉर्म 47 के तहत जो हुआ ना वो गलत है, फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते, आज भी एक ननकाना साहब से नून लीग का और राना अरशद साहब को मुअत्तल कर दिया उनका, उन्होंने ट्राइब्यूनल ने, और वो वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार को जीता हुआ करार दे दिया गया। तो ये जो मसाइल आ गए हैं मेरा ख्याल में, इसीलिए मैं जो बार बार ये अर्ज करता हूँ ना कि इन मामलात को ठीक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि फिर जब एजिटेशन खुदा न खास्ता शुरू हो जाए ना तो फिर कुछ ऐसे अनासर उसमें ज़रूर शामिल हो जाते हैं जो मसाइल पैदा करते हैं।
तो मेरा ख्याल इन मसाइल से बचने के लिए आगाज कर देना चाहिए बातचीत का, और मतलब गवर्नमेंट को ही कर देना चाहिए। बिलावल साहब आज ये बातें करने की बजाय अगर ये कहते हैं ना क्या बात करते हैं और नून लीग को भी मैं मना लूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ज्यादा बेहतर हो। जी आमिर साहब, देखिए अली मोहम्मद खान ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, स्पीकर किरदार अदा करें। स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिजनेस की कमेटी में तय कराया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर में कोई नहीं बोलेगा, और उधर से जो लीडर ऑफ द हाउस है, पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ, उसकी तकरीर में भी कोई बंदा नहीं बोलेगा। पीटीआई नहीं मानी, उस फैसले को ज़ीरो कर दिया कि तनकीद तो दोनों ने की ना, कोई कसर तो किसी ने भी नहीं छोड़ी होती। अब इशू ये होता है कि उन्होंने खान साहब ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया, और वो नॉमिनेट इनके लिए नहीं किया, बाकायदा कहा है कि PMLN, MQM और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करनी जी। वो बात वहीं पे बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप जाना वहीं चाहते हैं, और सारी दुनिया को पता है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, जो उनसे नहीं बात कर रही। अब है क्या ये 3 लोग जिनको इख्तियार दिया है, ये लीडर ऑफ द हाउस बिलावल भुट्टो इन लोगों से MQM के लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं? ना हो आप तैयार। मैं तो ये कह रहा हूं कि जी आप ये कहें कि जी ये हमारा बिल है, आइंदा के इलेक्शन को ठीक करने के लिए, अदालती इस्लाहत के लिए आईनी और कानूनी तरमीम का PTI एक मुसवदा लायक कि जी इसके ऊपर वो मिनिमम चार्टर हो सकता है कि जी PMLN और वो बताएं, प्राइवेट मेंबर्स बिल 1 मिनट में मूव हो सकता है कि जी ना बात करें, लेकिन पार्लियामेंट बात करने का फोरम है, तरीका है। आप नहीं चाहते, आप सड़क पे चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा किससे है? एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हो गया, दूसरे जीता कौन है, उनका बेनिफिशियरी कौन है? इनके हारने की सूरत में वो PTI है। अब ये बार्गेनिंग होनी है मौलाना साहब की, उसमें देखना यह है कि वो दाव में पीपल्स पार्टी PTI को लाते हैं या PTI इनके दाव में आती है। ये यूं ही चलता रहे। फैसल साहब, देखिए अगर इस हुकूमत में इखलाकी कदरें होती हैं तो मौलाना साहब मुतालबा कर रहे हैं मुस्ताफ़ी होने का, तो ये हुकूमत ही नहीं बनाते। एक वक्त था कि ये लाहौर जो है वो नून लीग का जो है वो गढ़ होता था। जी। अब 2024 के इलेक्शन से अगर फॉर्म 47 को निकाल दें तो यही लाहौर जो है नून लीग के लिए इबरतगाह बन गया है, और अवाम ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। तो जो इसलिए अब इस हुकूमत से तवक्का करना कि खुद छोड़ देगी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अब सिर्फ 2 किरदार बचे, ये ज़मीनी हकीकत, एक इमरान खान और एक एस्टेब्लिशमेंट। बाकी लोगों का रोल नहीं है। जो भी इस वक्त इक़्तिदार के मजे ले रहा है उसको पता है कि दोबारा चांस लगेगा या नहीं लगेगा, इसलिए नून लीग तो इतनी आसानी से हुकूमत नहीं छोड़ेगी, कभी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन नून लीग के हाथ में भी ये भी ऑप्शन नहीं है कि उससे इक़्तिदार कब तक अपने कंट्रोल में रख सकती है। जी क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान अवामी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकते हैं। इलियास साहब आपको क्या लगता है, बड़ी अवामी तहरीक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होती है तो क्या हुकूमत को धचका लग सकता है? वो मुस्ताफ़ी होने की बात करें। देखिए जी, अब हुकूमत को इसमें धचका नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो बड़ी मैंडेट उनको है मिला हुआ, और दोनों यानी कि पूरे मुल्क भर में ये तहरीक चलाएंगे, तो क्योंकि अभी तक तो वो सारे इनको इंटीमेट कर रहे थे, उन्होंने सबसे कहा, नून लीग से भी कहा कि इस्तीफ़ा दें और वापस दोबारा इलेक्शन कराएं, क्योंकि इसको चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे। तो जाहिर है अब ये मुनज़्ज़म होकर जब ये तहरीक चलाएंगे तो फिर इस तहरीक का तो गवर्नमेंट पर असर पड़ेगा। तो जो कि इस वक्त गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये इनसे बातचीत कर ली जाए और इनको मसले पर हल करने के लिए एक मेज़ पर लेके आए इनको। जी नवीद साहब। अच्छा, दुआ पाकिस्तान की तारीख में एक नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब होते थे और कहते थे, ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की सियासत में आग लगाने के लिए उनके हुक्के की चिंगारी काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह से वो अलाइंसेस बनाने के लिए मशहूर थे, तो इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी अपोजिशन अलाइंसेस बनाने के लिए मशहूर हैं। तो उनको लाइटली ना लिया जाए, और जिस तरह की सिचुएशन है मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मौलाना साहब ने जो कहा कि ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी, और इसको इंडोर्स कर रही है IMF की रिपोर्ट, जिसका जिक्र मैंने पिछले सेगमेंट में किया कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये फर्दर जो सोशल अनरेस्ट है उसको ज़्यादा करेगी, और जब सोशल अनरेस्ट होगी, नए IMF प्रोग्राम में आप लोग जाएंगे, पाकिस्तान जाएगा, और जो उसके नतीजे में जो महंगाई होगी तो सोशल अनरेस्ट जो है वो फर्दर ज़्यादा होगी, और वो फिर एक बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देगी किसी भी अपोजिशन की तहरीक के लिए। तो इस बात को सीरियसली लिया जाए कि मौलाना साहब जो है वो इस बात की अहलियत रखते हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर जी आप समझते हैं मौलाना साहब रखते हैं गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।